बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, परम आदरणीय बहन जी का एक विशेष संदेश लेकर के आपके बीच में पहुंचे हैं। आप साहब को बहुत शांतिपूर्वक सुनिएगा और एक संकल्प लेकर जाइएगा कि इस निकम्मी सरकार को आप 2022 में उखाड़ फेंकेंगे और बहुजन समाज पार्टी की इस मुक्ति सरकार बना करके आदरणीय बहन जी को 5 लाख प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मैं अपने पूरे टाइम को माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जय कुमार। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना और अपने सांसद माननीय गिरीश चंद्र से भी साथ में हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय साथ में हमारे चौधरी नरेंद्र सिंह जी, हमारे प्रेस कस्टडी एनर्जी साहब से बाबा साहब की चित्र प्रस्तुत करें। मैं भाई अपने जनपद निगम की ओर से तमाम हमारे कुमारी प्रत्याशी के मतदाताओं को धन्यवाद से मुख्यमंत्री जी महाराणा का स्वागत करें। वो मीटिंग करी भाई अपने से आदमी था दूसरी व्यवस्था की तमाम हमारे बड़े नगरवासी हमारे पास तमाम है उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री साहब मुल्क से और हमारी पार्टी का आज महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ हमारे ऐतिहासिक धरती पर अक्षत भाई हिलाओ। सारे शॉट मार हेलो खुद का नाम मीडिया के हमें पता है। हमें तो इतनी जानकारी नहीं
वही जी माननीय सिंह को प्रतीक सिंह भेंट स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा वही नेपाल सिंह जी से कि वो नकुल कमेटी पूर्व मेंबर जी का प्रतीक सिंह देकर स्वागत करेंगे। के बाद मैं नेपाल में जैसे अनुरोध करूंगा कि माननीय सुरेश कश्यप जी एमएलसी साहब को प्रतीक सिंह देकर स्वागत करेंगे। साथ में हमारे माननीय चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के सिंह जी और नेपाल सिंह जी को प्रतीक सिंह बैठते हैं। बात हमारे विजय सिंह जी जो संयोजक है हमारे उनको आप प्रतीक सिंह बैठकर विजय सिंह जी और दीपक राव जी को आप जो प्रतीक सिंह बैठकर जसवीर भाई अपने प्रतीक सिंह के साथ में बच्चा आ जाए बलौरा अनुवाद साथियों के साथ में ये नवनीत सिंह मरियम जी मजदूर सिंह के साथ में राज्य माननीय प्रतिनिधि नेता जी को प्रतीक सिंह के सम्मानित करें। भाई जसवीर सिंह जल्दी आए। इसके बाद में विशाल किया जाए अपने साथियों के साथ में प्रतीक सिंह लेकर के उसके बाद में तेजपाल सिंह नगीना वाले आ जाए और भाई अमित चौधरी अनुराग जी सुरेंद्र जी भी अपना धीरे धीरे करके आने लगे। चांदपुर से सम्मानित प्रत्याशी डॉक्टर शकील हाफिज साहब से मुख्यमंत्री जी को प्रतीक सिंह भेंट के स्वागत करेंगे। साथ में उनके सम्मानी हमारे बहुजन समाज पार्टी के बाकी जिम्मेदार साथी काफी साथी आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथी है। सम्मानित साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए हमारे भाई चौधरी अमित जी हैं, चौधरी तेजपाल सिंह जी जो बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार साथी, भाई अनुराग जी जोरदार साथियों। आज बहुजन समाज पार्टी के सभी साथी आज अमित चौधरी जी हैं, भाई अनुराग जी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी प्रभारी और पूर्व विधायक और मुंशी मिला जी से कि वो आए और
प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करें। रुचि भी रही। हाँ हेलो भाई हिंदी भाई बहुत धन्यवाद आपका। मैं पूर्व विधायक भाई हमारे नूरपुर से चौधरी अंसारी साहब और स्वागत करेंगे। और हमारे अनिल चौधरी साहब पिलानी से देकर स्वागत करेंगे। धन्यवाद जी। हमारे साथियों मैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक प्रत्याशी चौधरी अंसारी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। मैं चौधरी अंसारी साहब। माननीय काशीनाथ मुख्यालय पेश करते हुए आज सभा में मुख्य सतीश चंद्र मिश्रा जी और लेकिन लोकसभा के सांसद माननीय गिरीश यादव जी, माननीय मुकुल दुबे जी, माननीय कश्यप जी, सम्मानित भाइयों, आज मैं आप लोगों से टाइम कम है, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है देश और विदेश में, हम लोगों को सर्व समाज को मिलकर सर्व समाज में भाईचारा बनाकर इस देश की सरकार को हटाने का काम करना है। आने वाले 2022 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को, आने वाले प्रत्याशी को जिताने का काम करना है और बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। इसके साथ मैं बात करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं नजीबाद के सम्मानित हमारे भाई श्यामाज जी से अनुरोध करता हूँ कि नजीबाद विधानसभा सम्मान हमारे प्रत्याशी भाई श्यामाज भाई। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को और बीएसपी पार्टी के संस्थापक माननीय लक्ष्मण राम जी को राज्य पेश करते हुए मैं बहन जी को अपना आदर मानते हुए आज लखनऊ पर माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार इस्तकबाल करता हूँ। और भाइयों, इस बार क्योंकि सबको 2-2 मिनट किए गए हैं, बस मैं इस्तकबाल करते हुए आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है और हमारे जिला विधान की पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर को जिताना है। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत धन्यवाद। मैं चांदपुर से सम्मानित साथी डॉक्टर शक्ति हाफिज साहब से अनुरोध करूंगा और कार्यक्रम में संबोधित करें। डॉक्टर शक्ति हाफिज साहब। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माननीय राज्यपाल को कार्यक्रम पेश करते हुए आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सतीश मिश्रा जी को मैं
भाइयों और बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ वो इतनी तादाद में आज इस प्रोग्राम को सफल बनाया। मैं आपसे ये अपील करूँगा कि आज सपा मुस्लिम समाज की बात करती है, भाजपा लोग हिंदू समाज की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर साथ चल रही है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा सर्व समाज जोड़कर बहन को 5 बार सुधरा मुख्यमंत्री बनाए और बसपा की सरकार पूर्ण बहुमत से हमारे प्रदेश में लाए। इसी के साथ में अपना टाइम मुख्यमंत्री देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, खुदा हाफिज़। बहुत धन्यवाद। कक्षा में अब नगीना क्षेत्र के सम्मानित हमारे प्रत्याशी भाई इंजीनियर बिरपाल जी से भी अनुरोध करूंगा कि आए और कार्यक्रम को संबोधित करें। इंजीनियर बिरपाल सिंह जी। सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहब और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम जी और सभी धर्मों में जन्मे संतों महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। और आज की सभा के मुख्य अतिथि माननीय श्री चंद्र मिश्रा जी का धन्यवाद, आभार, त्याग जो जिला बिजनौर में आए हैं। मैं आप सब लोगों से यही अपील करूंगा कि इस बार एक वोट सर्व समाज का बहुजन समाज पार्टी को दें और बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को बना देता हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व विधायक बड़ापुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित प्रत्याशी मोहम्मद गाजी साहब से अनुरोध करूंगा आए और सभा को सम्मानित करें। जोरदार नारा लगाएं, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा अम्बेडकर जी साहब का श्रीराम जी को मैं नमन करते हुए आज महगौर जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में आए बड़े भाई राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी सतीश्वर मिश्रा जी, उनके साथ में आए सरकार में मंत्री रहे आदरणीय नंदू दुबे जी, नगीना के सांसद प्रभारी बड़े भाई गिरीशचंद जी और तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, यहाँ के तमाम जनसमूह, तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी, माता बहनें, साथियों, आज हम लोग बिजनौर के अंदर जितनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, निश्चित रूप से ये तय है कि पूरे जिला बिजनौर के अंदर जो भी पार्टी चुनाव लड़ेगी उन सबकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से होगा। साथियों, आपकी ये भीड़, आपकी ये ताकत ये एहसास करती है, ये एहसास दिलाने का काम करती है कि दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज के साथ, मैं तो अपनी विधानसभा के बारे में कहता हूँ, तमाम विधानसभाओं में आज ब्राह्मण समाज बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। और साथियों, ब्राह्मण समाज जहां होता है वहां जीत होती है। साथियों, निश्चित रूप से इस जिला बिजनौर के अंदर हम लोग सारी सीटें यानी 8 सीटें जीतकर बहन की झोली में डालने का काम करेंगे और आप तमाम लोग पूरी मेहनत से बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाकर बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। जय भीम, जय भारत, खुदा। बहुत धन्यवाद। मैं बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और पूर्व विधायक रही मनमुची मेरा जिससे मैं अनुरोध करूंगा कि आए और कार्यक्रम को संपन्न करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे साथियों। संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म में नमन करते हुए बहन कुमारी मायावती जी को अपना दर्शन कराते हुए आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आज मुख्य अतिथि पार्टी के महासचिव माननीय सतीश मिश्रा जी, उनका हम बिजनौर जनपद में महतौर में आने का दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आज हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी में मंत्री रहे नंदू दुबे जी, हमारे बीच में एमएलसी साहब बैठे हैं, हमारे सबके लोकप्रिय सांसद गिरीशचंद जी और पूरे सम्मानित मंच, हमारे बीच में हमारे
साथी भी बैठे हुए हैं जिनको बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज के इस कार्यक्रम को सजाने वाली मेरी छोटी बहन प्रिया सिंह जी, पत्रकार बंधु, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और सामने बैठे हमारे बुजुर्गों, नौजवान बच्चों और मेरी माताओं बहनों, आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि चुनाव आने वाला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें जो अधिकार दिया है वोट डालने का, हर गरीब के वोट की भी वही कीमत है जो एक अमीर के वोट की है, एक महिला के वोट की भी वही कीमत है जो एक पुरुष के वोट की है। हमें ये बाबा साहब ने अधिकार दिया है और अब वक्त आने वाला है। अब से लगभग 2-2.5 महीने के बाद चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। मैं यहाँ सभी जाति धर्मों के लोगों से अपील करना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ पर भी जो भी प्रत्याशी बहन जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोगों से प्रार्थना है कि सबकी मदद करें, वोट डालने का काम करें, वोट बनवाने का काम करें और अपने जहाँ भी जिसकी रिश्तेदारी है हर विधानसभा में हम सब लोगों की मदद करें। हम लोगों को बहन जी का आशीर्वाद मिला है। ये भी सरकार अभी वर्तमान में है, जो मौजूदा सरकार है उसके अन्याय, उनकी महंगाई, उनकी झूठे वादों को आप लोग बखूबी जानते हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे, हम सब लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं होगी, सिर्फ यही गुजारिश करूंगी कि जब भी वोट तारीख आ जाए चुनाव की, एक एक वोट डालकर सभी माताओं बहनों से भी अपील है, लापरवाही न करें, एक एक वोट डालकर इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। हमारा चुनाव बहन जी का चुनाव, बहन जी के प्रत्याशियों का चुनाव सीधे भाजपा के साथ होगा, बीच में कोई और नहीं है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि एक एक वोट डालकर हम लोगों को कामयाब बनाने का काम करें, बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें और भगवान से भी प्रार्थना करें, ऊपर वाले से भी दुआ करें कि हमारी बहन मायावती जी आने वाले वक्त में 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। सब लोगों से जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। मैं बिलारी के सम्मानित प्रत्याशी भाई अनिल चौधरी साहब से वोट करवाने आए और आपको बहुत संबोधित करें। अनिल चौधरी साहब। भारत करते बाबा साहब को नमन करते हुए आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मान्यवर सतीश मिश्रा जी, मान्यवर आदरणीय नकुल दुबे साहब, मंच पर आसीन नगीना से सांसद आदरणीय भीमचंद जी, मंच पर आसीन बहुजन समाज पार्टी के मीडिया प्रवर्तक बड़े भाई धर्मवीर चौधरी जी एवं सभी सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, मेरे पत्रकार बंधुओं, सभी को मेरा जय भीम। दोस्तों, आज ये भी बताती है कि वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले कम से कम 60 के अंदर बैंक वाले मायावती मुख्यमंत्री बनाएंगे। दोस्तों, ये बता दिया। दोस्तों, आज सब समाज हमारे साथ है, क्योंकि इस समय की वर्तमान सरकार ने किसी भी समाज को ऐसा एक भी समाज नहीं छोड़ा है जिसे किसी ने भी रूप में दोस्तों धोखा नहीं दिया है, हर रूप में धोखा दिया है। तो दोस्तों, 2 लाइनों के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं, उसके बाद बात खत्म करूंगा। मैं आगे इस कार्य का ध्यान देना चाहता हूं कि सारी पार्टियां अपने साथी सामने से लगी हुई है कि आदमियों को भी फख्र है, कि आदमियों को भी फख्र है मेरा आशियाना उड़ाने की, कि आदमियों को भी फख्र है मेरा आशियाना उड़ाने की, लेकिन दोस्तों हमें भी चीजें आशियाना यही बनाने शिक्षा से बात करता हूं। बहुत धन्यवाद भाई। सम्मानित साथियों, मैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित प्रत्याशी भाई गणेश सिंह गुजर जी से बोल रहा हूँ, तो आज सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर माननीय खास साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की
4 बार रहे मुख्यमंत्री आदरणीय जयंत कुमार को अपना नेता मानते हुए आज हमारे बीच में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी, गिरीश चंद्र जी, सांसद नगीना जी, नकुल दुबे जी, पूर्व मंत्री सुरेश कश्यप जी, एमएलसी साहब चौधरी धर्मजीत सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी, दीपक सिंह राणा जी और सम्मान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भाइयों, मैं आप सब लोगों से 2 मिनट एक अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह 2007 में आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी और हम लोगों ने भाईचारा बनाकर 2007 में 4थी बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया था, इसी प्रकार आप 2022 में भी आपस में भाईचारा बनाकर बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की मुख्यमंत्री बनाने का काम करोगे। और मैं खासकर अपने गुर्जर समाज से अपील करना चाहता हूँ कि गुर्जर समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। आपको बता दूं 2007 में जब हमारी सरकार बनी थी तो बहन जी ने 7 गुर्जर मंत्री बनाए थे, 2 हमारे चेयरमैन थे, 1 हमारे सांसद थे। आज हमारे पास 5 विधायक है। आप बता दो कोई एक भी हमारा मंत्री बना हो तो आपका भला इसी में है। परिवर्तन की लहर चल रही है। मैं अपने समाज से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी में अपनी भागीदारी बना ले, क्योंकि समय कम है, वक्ता ज्यादा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में सदस्य विधान परिषद बहुत ही सम्मान के योग्य माननीय सुरेश कश्यप जी से अनुरोध करूंगा कि आए और कार्यक्रम को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश को संविधान और हम सबको सम्मान से बोलने का हक देने वाले भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब श्री काशीराम जी को सबसे गौर करते हुए हम सबके नेता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जयंत कुमार नाथ जी को आदर्श नेता मानते हुए आज आपके बीच बहुजन समाज पार्टी की विशाल जनसभा के चीफ गेस्ट, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल मीडिया प्रभारी, राज्यसभा सांसद, सदन के नेता आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब, आदरणीय नकुल दुबे जी, पूर्व मंत्री, आपके यहाँ के नगीना के सांसद बड़े भाई गिरीश चंद्र यादव जी, भाई रणदीप चौधरी जी, भाई टेक्सर सैनी जी और मंत्र रहमान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रभारी, मीडिया बंधुओं, सामने बैठे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, सुचिंतकों, सम्मानित साथियों, मैं आपके बीच का रहने वाला हूँ, आपके बीच में आता रहता हूँ। आज हम सबको माननीय सांसद जी को सुनना है तो माननीय सांसद जी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में घूम घूमकर बहुजन समाज पार्टी के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम सबको उनकी बात को सुनना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन समाज से आता हूँ, विशाल समाज से आता हूँ। साथियों, हम लोगों का मान सम्मान केवल बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ाया है और मैं इस मंच के माध्यम से आप माननीय सांसद जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग बहुत चर्चा करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, मैंने सदन में भी कहा कि बीजेपी वालों अब रामचंद्र जी की बात तो करते हैं, और आप ये तो बता दो रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे तो उनके साथ गुरु में कौन था? तब बीजेपी आरएसएस नहीं थी, तब यही केवल क्रिश्चियन मिसाल समाज के लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ बड़ा उनका साथ रहे। सम्मानित साथियों, और आज ये भी कहना चाहता हूँ कि गाँव में हमने बात लगाई और मिश्रा जी को कहना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन समाज के लोग भरी सर्दी में गन्ने का रस निकाल के उसका गुड़ बनाते हैं, भरी सर्दी में सिंघाड़ा पालते हैं, मछली पालते हैं। तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ माननीय सांसद जी कि हम लोग घूम घूम कर मामले बहन में विश्वास रखते हुए अपने एक एक प्रत्याशी को
चुके हैं और दोनों हाथ उठा लगाएंगे। पूछिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पूछिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब माननीय साहब श्री काशीराम जी अमर है, माननीय साहब श्री काशीराम जी अमर है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय सांसद सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सांसद सतीश मिश्रा जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय सुरक्षार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, मैं आपको इस कार्यक्रम के बाद बहुत ही सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे साहब से जोरदार नारा स्वागत करें। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई कुमारी पार्टी जिंदाबाद, माननीय नकुल दुबे साहब। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव शांतिराम साहब को प्रोग्राम मंत्रित करते हुए आज मुरादाबाद मंडल की इस जनसभा में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री रविंद्र मिश्रा जी, मेरे भाई सांसद लोकसभा श्री गिरीश चंद्र यादव जी, यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित प्रत्याशीगण, यहाँ पर बैठे हुए हमारे बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित नेता भाई में बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित साथियों, सामने की ओर बैठे हुए सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं का साथियों, आप सबसे दो तीन सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, आप सबका स्वागत है और चूंकि मीटिंग चल रही है तो संभल आइए, वेलकम। आप सबसे मेरा दो तीन सवाल है। ये हमारे प्रदेश और हमारे देश में जो पिछले 4-5 साल से तमाशा चल रहा है, क्या उस तमाशे पर हम लोग तमाशबीन बने बैठे हैं? क्या हम लोगों के मन में अपनी माटी के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए जरा भी प्रेम नहीं रह गया है? कुछ लोगों ने अपने सत्ता की लोलुपता के कारण हमारे प्रदेश और हमारे देश को ऐसा माहौल देने का काम किया है कि हम सब लोग भयभ्रांत है, हम सब लोग आश्चर्यचकित है कि हमारा देश, जिसको हम लोग सोने की चिड़िया कहने का काम करते हैं, जिसके लिए हम लोग अपना खून पसीना बहा देने को तैयार रहते हैं, और उसको चंद लोग बेच करके कुल पूंजी कमियों में हाथ में देने का काम करते हैं, जिनसे हमारा कोई भी लगा, हमारा कोई प्रेम नहीं है। क्या कहते हैं? उनका भारतीय की भाषा है सोच ईमानदार, काम दमदार। कौन सी सोच भाई और कौन सा काम भाई? हजारों लोग गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी जान इसलिए गवा बैठे कि आपने उन काले कानूनों को वापस करने का काम नहीं किया। सैकड़ों लोग आपकी नोटबंदी में बैंकों में लाइन लगाकर के मर गए और हजारों लोग, लाखों लोग गैस, ऑक्सीजन गैस न मिलने के कारण और आप लोगों की लापरवाही कारण कोरोना में मर गए। आप सब लोगों ने शिकारों को देखा होगा, आप सब लोगों ने लाशों को देखा होगा, आप सब लोगों ने रोते बिलखते माँ बाप को, आपने रोते बिलखते नौजवानों को देखा होगा। मैं उन सब साधन लेने वालों को, उन सब सैनिकों की कामों में लेकर के आप लोगों के पीछे जाना चाहता हूँ। 2022 में इन भाजपा के अधिकारियों को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर तक न पहुंचा देगा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, चैन से बैठने का काम न करना, यही करके मैं आपके बीच में आया हूँ। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, मुझे दोनों हाथ का आशीर्वाद देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आज गृहमंत्री महोदय को प्यारा माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद देने का काम करें और हम सब इतनी ऊर्जा, हम सब इतनी ऊर्जा भरे कि मुरादाबाद
नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशी राम जी को नमन करता हूं। श्री सुरेश कश्यप जी एलएलसी प्रदेश महासचिव, माननीय धर्मजी चौधरी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, श्री विजय सिंह जी, श्री दीपक राणा जी, माननीय प्रेमचंद सैनी जी, माननीय राजेश सागर जी, माननीय संजीव शर्मा जी, माननीय विक्रम सिंह जी, माननीय इंजीनियर रिशपाल सिंह, प्रभारी प्रत्याशी नगीना, श्रीमती प्रिया सिंह, श्रीमती रुचि लीला, प्रभारी प्रत्याशी बिजनौर, श्री शाहनवाज आलम जी, प्रत्याशी नजीबाबाद, गाजी पूर्व विधायक प्रभारी प्रत्याशी बदरपुर, डॉक्टर शकील हाशमी प्रभारी और प्रत्याशी चांदपुर, माननीय जयालुद्दीन अंसारी प्रभारी प्रत्याशी नूरपुर, माननीय हाजी कमाल जी, माननीय अनिल चौबे जी, माननीय प्रेम सिंह जी, हमारे बहुत पुराने 20 वर्षों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और लोकसभा के सम्मानित सदस्य श्री गिरीश चंद्र जी, श्री जिला अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी तथा यहाँ पर मौजूद बहुत बड़ी संख्या में आए हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं समर्थक, माताएं, बहनें और हमारे मीडिया के साथी भाइयों, आपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 से 12 के बीच में पूर्ण बहुमत की सरकार देखी थी। उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी और आजकल आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब बहुत ही आसान हो गया है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि ये तय कर पाना कि हमारे लिए कौन उचित है 2022 में जिसकी सरकार बनाने का काम है, क्योंकि उनके सामने सभी सरकारों के आंकड़े हैं, उनके पास सभी सरकारों के क्रियाकलाप है 5-5 साल के। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें तो 2 साल मिला, हमें 1 साल मिला, इसलिए हम अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाए, पूरी क्षमता नहीं दिखा पाए। आज उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार है। अगर आप दोनों को मिलाने का काम करेंगे, दोनों को आपस में देखने का काम करेंगे कि इनमें दोनों में क्या फर्क है, बहुत बड़ा सा फर्क नजर आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सोच भी एक है, उनकी कार्यशैली भी एक है और ये चुनाव भी मिलकर नहीं होते। पूरे चुनाव के दौरान ये आपस में मिलकर के एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसी बातें उगलने का काम करेंगे, कुछ ऐसे अल्फाज बोलेंगे, कुछ ऐसी बातें भगाने की बोलेंगे जिससे कि समाज में झुकाव, समाज घटे और इतना उल्लू सीधा आपस में मन उठाओ, लोग उतारना चाहते हैं और सोच समझ कर ये बातें करते हैं और इसीलिए लोग हमेशा कहते हैं कि इनसे सावधान रहिए, दोनों पार्टियों से, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू। आप बहुजन समाज पार्टी को देखिए, बहुजन समाज पार्टी आज आपके सामने 2007 से 12 के बीच में भी थी। हमारी पार्टी की मुखिया, हम सबकी नेता बहन मायावती जी ने जो नारा दिया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और उस नारे को अमली जामा भी पहनाने का काम किया था। याद करिए 2007 की सरकार, कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा वर्ग उत्तर प्रदेश में नहीं था, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान को लोग जो आकर के संसद में उनका पक्ष रखने का काम करते हैं, चाहे वो जाट समाज के हों, चाहे गुर्जर समाज के हों, चाहे कश्यप समाज के हों, चाहे अन्य पिछड़े समाज के लोगों में से हों,
चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों और चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हों और चाहे वो हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके समाज के लोग हों, किसी भी समाज को देख लीजिए, बहन मायावती जी ने सबको सरकार बनते ही सबको उचित स्थान देने का काम किया, सबको ऊंची ऊंची जगह पर बैठालने का काम किया, पूरे प्रदेश में भाईचारा बनाने का काम किया। आप इनकी सभाओं में जाइए, इनकी सभाओं में आपको जाते ही एक भय लगने लगेगा कि अब कुछ होने वाला है। इनकी बातों से लगेगा कि ये कुछ भड़काने की बात करने वाले हैं, ये कुछ लड़ाने की बात कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में जाइए, आज यहां जो ऐतिहासिक सम्मेलन हो रहा है नेहटौर में, आप देखिए सर्व समाज के लोग यहां उपस्थित हैं कि नहीं। अल्पसंख्यक के समाज इतनी भारी संख्या में, पिछड़े वर्ग के समाज के इतनी भारी संख्या में, महिलाएं इतनी भारी संख्या में, ब्राह्मण समाज के लोग भारी संख्या में, हर समाज के अनुसूचित जाति के लोग तो भारी संख्या में उपस्थित हैं ही। और मंच पर भी देख लीजिए बहन मायावती जी ने जिनको आशीर्वाद दिया है, आपके समक्ष इन लोगों ने अभी अपनी बातें रखी हैं। हर समाज के, सर्व समाज के लोग आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। इसको ये एक दिखाता है कि हमारी नेता की सोच क्या है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे आपसे वोट लेती है, अधर्म का ना काम करने का काम करती है, धर्म के नाम पे अधर्म करने का काम करते हैं। बहन मायावती जी सही मानों में धर्म का काम करती हैं जब सर्वधर्म को लेकर साथ चलती हैं और सर्वजन को एक साथ लेकर के चलती हैं और सबको भाईचारा बना के लेकर के चलती हैं। आप देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब आती है क्या करती है। आते ही जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, मंच से ही उत्पात शुरू हो गया था। याद करिए वो दिन, किस तरीके से उत्पात मचाने का काम उनके साथियों ने किया था। मंच पर मुख्यमंत्री ओथ लेकर के बैठे हुए थे और उनके सामने ही हुड़दंग मचना शुरू हो गया था। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनती, पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, बलात्कार, फिरौती, डकैती, ये सारी चीजें चरम सीमा पर पहुंच जाती। और फिर दंगे फसाद की तो छड़ी लग गई थी। 134 दंगे कराने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है पूरे प्रदेश में, तो वो रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी के पास है और किसी के पास नहीं। 134 दंगे उत्तर प्रदेश में कराना। दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। वो बात दूसरी है कि एक तरफ दंगा कराओ और दूसरी तरफ सफाई में बैठ करके ऐश करो, नाच गाना देखो। ये समाजवादी वाले ही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में मिली होती इन दंगों फसादों में, मिल करके ये लोग दंगे फसाद करते हैं। वरना ये बताइए कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहती है, जब रही है, 2007 से 12 भी रही है, तो उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ? एक भी दंगा नहीं हुआ। सब लोग भाईचारा बना के साथ में रहे, मिलजुल करके रहे और सबकी तरक्की हुई, प्रदेश की तरक्की हुई। बहन मायावती जी ने चौतरफा विकास करने का काम किया। जब अमन चैन होता है तब विकास होता है। उन्होंने चौतरफा विकास करने का काम किया। किसी भी तरफ ले लीजिए, विकास ही विकास नजर आएगा। 29,500 अंबेडकर गांव उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। 29,500 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम बहन मायावती जी ने किया। 5,500 जूनियर हाई स्कूल बनाए। 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। 23 नए जिले बनाए। तो जब एक कोई जिला बनता है तो आपको भी मालूम है फिर जिले में समग्र विकास करना मजबूरी होती है। हर चीज दी जाती है, हर चीज उपलब्ध करी जाती है। हर जिले में नया अस्पताल, नए स्कूल, महिलाओं के, लड़कियों के लिए अलग स्कूल, हर तरह की योजनाएं बहन मायावती जी ने लाने का काम किया। गरीबों के लिए अनेक योजनाएं लाने का काम किया। ये पार्टियां तो जाती हैं ढोंग दिखाने के लिए, सिर्फ गरीबों के झोपड़ियों में खाना खाने का काम करती हैं, खाना अपने साथ में ले जाती हैं। बहन मायावती जी इस तरह का ढोंग नहीं करती। बहन मायावती जी दिखावे का काम नहीं करती हैं।
वो कहती हैं कि हम गरीबों की झोपड़ी में नहीं जाते, हम गरीबों को झोपड़ी से बाहर निकालने का काम करते हैं और उनको निकाल करके पक्के मकान देने का काम करते हैं। उन्होंने 2-2 कमरों के पक्के मकान, 1-2 नहीं, 20 लाख मकान उत्तर प्रदेश में मानवर काशीराम जी की योजना के तहत में देने का काम बहन मायावती जी ने किया। और अनेकों मकान जो बन रहे थे, उसके बाद लाखों की संख्या में लगभग 90 लाख मकान जो और बन रहे थे, उनको समाजवादी पार्टी की सरकार ने आते ही रोकने का काम किया। बहन मायावती जी ने महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं जब बनाई, लड़कियों के लिए भी बनाई कि अगर गरीब परिवार में कोई लड़की पैदा होगी तो जिले का अधिकारी किसी अधिकारी को भेजेगा उसके घर में और एक बैंक ड्राफ्ट देगा, और जैसे ही वो लड़की 18 वर्ष की होगी तो उसके खाते में 1 लाख रुपया जमा हो जाएगा। इस तरह का बैंक ड्राफ्ट देने का काम, उसकी पढ़ाई मुफ्त होगी, उसकी शादी की व्यवस्था की जाएगी, उसको डिग्री कॉलेज और नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने 35 लाख से ज्यादा महिलाओं के लिए एक योजना बना करके गांव-गांव में चला करके जो महिला प्रमुख होती थी उसके हाथों में उन्होंने 500 रुपए हर महीने देने का काम किया, हर महिला के प्रमुख के हाथ में देने का काम किया। उन सारी योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था जो चरमराई हुई थी, 6,500 मेगावाट बिजली बनती थी, उसको बढ़ा करके उन्होंने 13,500 मेगावाट बनाने का काम अपने 5 साल के कार्यकाल में करने का काम किया। उन्होंने चौतरफा जब विकास किया तो हर वर्ग को विकास का फायदा हुआ, हर जाति हर धर्म के लोगों को विकास का फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी ने आकर के इन सारे विकास के कार्यों को रोकने का काम किया और सिर्फ कुछ अपने चुनिंदा लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाने का काम किया। दंगे फसाद में लिप्त रहे। भारतीय जनता पार्टी जब आई तो आपने देखा उन्होंने क्या किया। उन्होंने सबसे वोट लिया, बहका करके वोट लिया, झूठ वोट करके वोट लिया, झूठों का अंबार खोल दिया। महिलाओं से कहा हमको वोट दे दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके अपना वोट देने का काम किया, उनको सुरक्षा कहा कि हम देंगे। क्या सुरक्षा दी? आज इन्हीं की रिपोर्ट है एनसीआरबी की, हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये तो सरकारी रिपोर्ट है। हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ में दुराचार हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जैसे सबसे ज्यादा गरीबी रेखा में अगर कोई आदमी रह रहा है तो उत्तर प्रदेश में रह रहा है, सरकारी आंकड़े कहते हैं। क्या इसी के लिए इनको वोट महिलाओं ने दिया था? बहन मायावती जी का कार्यकाल याद करिए। महिलाओं की सुरक्षा की बात जो थी, किसी महिला को रात के 12 बजे भी अगर घर से निकलना होता था वो हिचकिचाती नहीं थी निकलने में, क्योंकि वो जानती थी कि हमारी तरफ कोई गलत आंख उठा के भी नहीं देख सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं और किसी की मजाल नहीं है कि हमारी तरफ गलत आंख। किसानों को वादा किया हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, हमको वोट दे दो। आमदनी तो 0 पर पहुंचा दी। 2 गुना करने का झूठा वादा किया, 2 गुना तो नहीं किया। जब सरकार जाने लगी है तो 5-5 रुपए हर साल के हिसाब से 25 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ाने का काम किया। बहन मायावती जी को याद करिए। यहां उत्तर प्रदेश का हर किसान जानता है कि बहन मायावती जी ने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन अपनी सरकार में उन्होंने किसानों की आय को 2 गुना करने का काम किया था। 125 रुपए मिलता था, 125 रुपए क्विंटल का दाम मिलता था, उसको 250 रुपए पहुंचाने का काम किया था। और 40 रुपए उनकी जो आखिरी कैबिनेट थी 2012 की, उसमें बढ़ाने का काम किया था कि जब 12 का सीजन आएगा तो उसमें बढ़ेगा, और वो बढ़ गया था बाद में, क्योंकि निर्णय पहले ले लिया गया था। समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए, इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए, और किसानों की बात करते हैं। किसानों के तो ऊपर इन्होंने 3-3 काले कानून लाद दिए। और क्यों लाद दिए? सिर्फ इसलिए किसान कहता रहा पूरे देश का हमें नहीं चाहिए ये कानून, हमारे हक में नहीं है। ये कहते रहे नहीं नहीं तुम्हारे हक में है, हम तुमको देंगे। आखिर इसके पीछे क्या राज था? एक ही कारण था, इन्होंने पूरे देश को आज बेच दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आपकी संपत्ति, जो इस पूरे देश की संपत्ति आपने 75 वर्षों में बनाने का काम किया, उसको इन्होंने धीरे धीरे
इन कुछ चुनिंदा इनके जो उद्योगपति हैं, जो इनको लाखों हजार करोड़ रुपया देते हैं चुनाव के लिए, उनके हाथों में बेचने का काम किया। उन्होंने आज रेलवे बेच दिया, तेल बेच दिया, बैंक बेच दिया। पहले बैंक में घोटाले करवाए और फिर कहा कि बैंक दिवालिया हो गई, इसको बेच दिया। उन्होंने जो डिफेंस की फैक्ट्रियां थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इनको भी बेचने का काम कर दिया। ओएनजीसी को बेच दिया, तेल निकालने वाली कंपनियों को बेच दिया, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस को बेच दिया, हर चीज को बेचने का काम किया। जहां जहां सरकारी नौकरी मिल सकती थी हमारे नौजवान लड़कों को, उनको सबको उन्होंने निजी हाथों में बेचने का काम किया। और किसानों के ऊपर इनकी निगाह लग गई। इन्होंने कहा पूरा देश तो हमारे हाथ में आ गया है, लेकिन हमको अब जमीन भी चाहिए इस देश की। और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के मुखिया लोगों से, नेताओं से, कि हमको अब इस देश की जमीन चाहिए। तो इन्होंने 3 काले कानून बना दिए और इन काले कानून के तहत में किसानों को मजबूर करने जा रहे थे कि आप अपनी जमीन पट्टे पर देंगे और पट्टे पर इन उद्योगपतियों को देंगे और उसके बाद तो दोबारा मिलने वाली नहीं जमीन वापस। ये किसान समझ गया और इसीलिए उसने आंदोलन किया। पिछले कई वर्षों से वो कह रहा है कि हमको एमएसपी चाहिए, हमें न्यूनतम जो रुपया मिलना चाहिए अपनी उपज का वो मिलना चाहिए, उसके लिए कानून बनाइए। उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया, लेकिन जमीन हड़पने के लिए कानून बनाया। 15 महीने किसानों ने आंदोलन किया, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, अपनी जान दे दी। लखीमपुर खीरी में इन्होंने जो किसान आंदोलन करके वापस लौट रहे थे निहत्ते, पीछे से आकर के और इनके मंत्री के लोग अपनी गाड़ी से कुचलने का काम करते हैं और उनको कुचल के मारने का काम कर दिया। 700 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। लगभग 45,000 मुकदमे इन्होंने दायर कर दिए किसानों के ऊपर। 15 महीने इतना प्रताड़ित किया किसानों के ऊपर, लाठियां भी चलाई, ठंड में पानी भी चलाया और सर फोड़ने का भी काम किया। और खुलेआम कहा मुख्यमंत्री ने कि इतनी लाठी मारो कि जब तक सर से खून न निकलने लगे। वो भी आपने देखा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर में, जब 2 लोग मर भी गए। तो ये ऐसी निर्दयी सरकार है जो वोट तो आपसे लेती है और उसके बाद कानून कब वापस ले रही है, जब चुनाव आ गए। इनको मजबूरी आ गई, इनको लगा कि इनके नेता, इनके जो एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग तो अपने घरों में भी नहीं जा पा रहे हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो छोड़िए, अपने इलाके को तो छोड़िए, हम तो अपने घर में भी नहीं घुस पा रहे हैं। क्योंकि जब घर में घुसने जाते हैं तो हमारे वहां के लोग हमको घेर लेते हैं और घेरते हैं, कहते हैं कि बताओ हमको जवाब दो। तो हम कैसे जवाब दें? इसलिए हम घर भी नहीं जा पा रहे हैं और इसलिए इन्होंने काले कानून वापस लिए। और इनके नेताओं ने, आपने भी सुना होगा, टेलीविजन में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, गवर्नर साहब उन्होंने भी कह दिया, खुलासा कर दिया, और नेताओं ने भी खुलासा कर दिया। आपके क्षेत्र के भी बहुत बड़े नेता मंत्री हैं, उन्होंने भी खुलासा किया कि ये कानून तो हमने वापस लिया है थोड़े दिनों के लिए। ये बहुत अच्छा कानून है और इसको हम दोबारा लाने का काम करेंगे। तो ये सरकार कहती है किसान नासमझ है, किसानों को समझ नहीं है, वो समझ नहीं पाए हैं हमारे अच्छे कानून को और इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया है। तो इनको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश का किसान वो है जो अपने बच्चों को, औलादों को सरहद में भेजता है, इस देश की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, और इस देश के 125 करोड़ 130 करोड़ रुपए लोगों को अन्न देने का काम करता है और हम लोगों का अन्नदाता होता है। उसको ये ना समझे। अब की बार किसानों ने मन बना लिया है और वो दिखा देंगे अब की बार चुनाव के समय कि कैसे इनकी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। उन्होंने मन बना लिया है और वो हम लोग उनके साथ में आंदोलन में, सरकार, हम लोग पार्लियामेंट में भी थे, पार्लियामेंट के बाहर भी थे, हम लोग उनके साथ में बराबर बहुजन समाज पार्टी रही है। और अब की बार किसानों का हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। जिस सरकार ने उनकी आमदनी 2 गुना उनके बगैर मांगे करने का काम किया था, उसकी सरकार बनाने का काम, बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम इस प्रदेश का किसान जरूर करेगा। और उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी को, जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं, उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम जरूर करेगा। आज प्रदेश में नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। बेरोजगारों से उन्होंने कहा कि आओ तुम हमारे साथ में आ जाओ,
नौजवानों से कहा हमारे साथ में आ जाओ, हमको वोट दो, हम तुमको 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां नौकरियां दी इन्होंने नौकरियां देने की बात तो दूर, उनकी नौकरी छीनने का काम किया। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां लेने का काम किया, और जहां जहां भी सरकारी नौकरी हो सकती थी उसको निजीकरण करके उन कारखानों को, उन जगहों को, उनके आगे का भी भविष्य खत्म कर दिया। जब पढ़े लिखे और विद्वान और जो हमारे ये नौजवान थे उन्होंने इनसे आंदोलन किया तो उनको भी लाठियां मिली, उनके भी सर फोड़े गए। और उनसे कहते क्या है कि हम तुमको नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन एक सलाह दे सकते हैं। और क्या सलाह देते हैं कि तुम जाओ, पढ़े लिखे हो, तुम जाके पकौड़ा बेचने का काम करो। पकौड़ा बेचने की सलाह उनको दी। हम लोग पकौड़ा बेचना, खोंचा लगाना, ठेला लगाना, इन सब चीजों को खराब नहीं मानते, क्योंकि हमारी तो पार्टी ही बहुजन समाज पार्टी गरीबों के लिए और गरीबों की पार्टी है। लेकिन धोखा तो नहीं देना चाहिए। पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने पढ़ लिख करके, जिनके माता पिता ने अपने जीवन का सारा रुपया लगा करके उनको पढ़ाने का काम किया, और उसके बाद आप उनसे कहते हैं कि जाइए पकौड़ा बेचने का काम करिए, तो ये धोखा देने की बात है। और आपको इस चीज को, नौजवानों को याद रखना चाहिए। बहन मायावती जी ने 7 सितंबर को और 9 अक्टूबर को जो आपके सामने अपनी बात रखी थी मंच से, तो उन्होंने ये कहा था कि अब की बार हमारी सरकार बनने दो और हमारी प्रथम प्राथमिकता जो है अब की बार बेरोजगारी दूर करने की होगी और रोजगार देने की हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। किसानों के लिए होगी, महिलाओं के लिए होगी, बेरोजगारों के लिए होगी, मजदूरों के लिए होगी। आज सभी लोग परेशान, सभी लोग दुखी हैं। सारे कारखाने बंद हो गए, एक एक करके जीएसटी लगा दिया, उसके बाद नोटबंदी कर दिया और सारे कारखाने बंद कर दिए। किस तरीके से कोरोना के दौरान जब हमारे मजदूर जो बाहर काम कर रहे थे उनको आने पर मजबूर होना पड़ा, तो इस प्रदेश ने देखा कि किस तरीके से उनको यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था ना होने की वजह से, चिकित्सा की व्यवस्था ना होने की वजह से उनको ठोकरें खानी पड़ी। पैदल चलते रहे, कंधे में बच्चों को लेकर के घूमते रहे सड़कों में, और हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पीठ ठोकते रहे विज्ञापनों के माध्यम से कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि इन लोगों के लिए कुछ बसें लगा दें, इनको गाड़ी लगा दें, ट्रेन लगा दें, इनके खाने की व्यवस्था कर दें, इसके बारे में नहीं सोचा। 300 करोड़ रुपया महीना अपने ऊपर प्रचार के लिए लगाते हैं, 300 करोड़ रुपया हर महीना। अगर ये 300 करोड़ रुपया इन कामों पे लगा दिया होता तो हमारे लोग कोरोना में इस तरीके से मरे नहीं होते, हमारे लोग सड़कों में नहीं मरते। और उन ऐसी दर्दनाक हम लोगों ने स्थितियां देखी हैं जहां हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मर गए, उनको दवाई नहीं मिली, डॉक्टर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, और उन्होंने दम तोड़ दिया। और मरने के बाद उनको शमशान नहीं मिली, उनको जगह नहीं मिली जलाने के लिए, लकड़ी नहीं मिली, उनको गंगा जी में बहाने का काम किया गया या बालू में दबाने का काम किया गया। और किस तरह से जानवर उनको नोच खसोट रहे थे, वो देख करके दिल सबका किस तरह से हम लोगों के लग रहा था ऐसे हम लोगों को कोई नोच रहा है, जब वो हम लोग मंजर देख रहे थे। लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं, खुलेआम अपनी पीठ ठोकते हैं कि हमने तो बड़ा अच्छा काम किया है। क्या यही काम किया है? महिलाओं के लिए कहते हैं हम बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या यही काम कर रहे हैं? याद करिए किस तरीके से हाथरस में एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ में किस तरह से दरिंदगी होती है, और उसके बाद बलात्कार होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो किस तरह की सरकार है और किस तरह की सरकार के मुखिया हैं कि अखबार में दिखाया जा रहा है कि वो देख रहे हैं टेलीविजन में, और दूसरी तरफ जो है वहां पर रात के 2:30 बजे आदेश उनके निर्देशों के तहत में मिट्टी का तेल डाल करके खेतों में उसको जलाने का काम किया गया। इतना दर्दनाक जो दृश्य था, पूरे प्रदेश ने ही नहीं, देश ने ही नहीं, पूरे विदेशों में भी देख करके लोग लज्जित हुए। और वो कहते रहे, उनकी माँ, उनके पिता, उनके भाई बहनें चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि आखिरी बार तो हमको दिखा दो शरीर, हम दर्शन तो कर लें। लेकिन नहीं, उनको तालों में बंद कर दिया गया। और ये जिलाधिकारी को आदेश हुआ कि हम यहां से बैठे देख रहे हैं, और देख लेना कि जब ये हमारे अपने लोग हैं इसमें जो मुलजिम हैं,
और उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर तुमने इसको जला नहीं दिया तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह की धमकी दे करके और ये काम कराया गया। किस तरीके से एनकाउंटर के बाद खुशी दुबे, उसके पति को तो एनकाउंटर में मार दिया, और उसके बाद 16.5 साल की लड़की कानपुर में खुशी दुबे, जिसकी एक दिन पहले शादी हुई थी, मेहंदी भी हाथों की नहीं छूटी थी, उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया ले जाके, और कह दिया कि ये बहुत बड़ी दुर्दांत अपराधी है, इसको जेल से नहीं छूटना चाहिए। उसकी बेल आज तक नहीं होने दी उन्होंने। वो रोजाना उसको मॉनिटर करते हैं। उसके साथ साथ में घर में जो काम करने वाली महिलाएं थी उनको भी जेल में बंद कर रखा है। और इतना ही नहीं, 6 साल की लड़की और 3 साल के बच्चे को भी जेल में उनके साथ में बंद कर रखा है। क्या ऐसी सरकार की कल्पना हम लोगों ने की थी? किस तरीके से अभी हाथरस में जहां पहले इतना दर्दनाक काम हुआ, दोबारा से रेणु शर्मा जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, और उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग नाखुश थे, उसको बंद करा दिया, फर्जी मुकदमे में जेल में भिजवा दिया, जेल में बंद रखा। और जब उसको बेल मिल गई, बेल मिलने के बाद भी उसको जेल से नहीं निकलने दिया। 15 दिन तक उसको जेल से नहीं निकलने दिया, बेल मिलने के बाद भी। और कब निकलने को दिया? जब वो उसकी जान चली गई जेल के अंदर, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके मृत शरीर को बाहर निकलने दिया। और इसी तरह का इनका ये सोच इनकी जो है खुशी दुबे के लिए भी है। इसी तरह के निर्देश दे रखे कि वो जीवित जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। कितनी कैसी सरकार हम लोगों ने बनाई। और ये धर्म की बात करते हैं, ये धर्म के नाम पे वोट लेते हैं आप लोगों से। हिंदुओं से कहते हैं कि हम आपके देवताओं को पूजते हैं, आप हमको वोट दीजिए, और आपस में धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने की बात करते हैं। इनका धर्म का चेहरा तो, असली चेहरा हमने तो खोल दिया था, पहले खुलासा कर दिया। पूरे प्रदेश में घूम करके, आपके जिले में भी हम आए थे, 75 के 75 जिलों में 23 जुलाई से शुरू किया था हमने जब कार्यक्रम, तो हमने अयोध्या से शुरू किया था। और इसीलिए अयोध्या से शुरू किया था कि इनका ये धर्म का मुखौटा उखाड़ने के लिए, धर्म के नाम पे जो वोट लेते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अब लेकिन वक्त आ गया है, लोग पहचान गए इनको। जिस तरीके से अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, हर जगह के लोग जो हैं इनका असली चेहरा पहचान गए हैं। और उन्होंने तय कर लिया है कि आने दीजिए, 2 महीने और बीतने दीजिए, इनको बाहर का रास्ता हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, और यहाँ की जनता दिखाने की काम। अल्पसंख्यक समाज के लोग, हमारे जो मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं, उनको डराने का काम, उनको धमकाने का काम, दहशत फैलाने का काम ये 24 घंटे करते रहते हैं। जैसे कि ये ब्राह्मण समाज के ऊपर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अल्पसंख्यक समाज के ऊपर करते हैं। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लगभग 500 से ज्यादा जो इनकी गिनती है, क्योंकि एक बार हमने 700 कहा था तो इनके किसी मंत्री ने जवाब दिया कि गलत बोल रहे हैं, 500 लोगों को मरे हैं, 500 ब्राह्मण समाज के लोग मरे। इन्होंने जवाब दिया 100 से ज्यादा इनकाउंटर हुए, उन्होंने बताने का काम किया। तो 100 से ज्यादा इनकाउंटर हुए ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर दहशत फैलाने का काम किया इन्होंने, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबाने के लिए पुरजोर कोशिश की। लेकिन खुशी की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमने 75 जिलों में जाके प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जब किए थे, तो हर जगह जैसे आज आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, इसी प्रकार से ब्राह्मण समाज हर जिले में इकट्ठा हुआ था। और उसने भी कसम खा ली है कि अब की बार हम हाथी के निशान में लगा करके और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसी प्रकार इन्होंने अल्पसंख्यक समाज को भी दबाने डराने की कोशिश की। लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि आज चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, जिनके ऊपर ये खुल के अत्याचार कर रहे हैं, चाहे किसान समाज के लोग हों, चाहे किसान हो, चाहे वो हमारे अन्य पिछड़े वर्ग के समाज के लोग हों, आज ये सब लोग दोबारा से 2007 वाला माहौल उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं, जिससे कि विकास हो सके, भाईचारा हो सके और मिल करके हम लोग इकट्ठा हो करके आगे बढ़ने का काम करें। आज आपको जरूरत है कि इनकी राह दिखाई, इनका असली जगह दिखाइए। और इनको ये मालूम होना चाहिए,
ये मैं हर मंच में मैं कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो जो इन्होंने दहशत फैला रखी है, जिस तरीके से कानपुर में हम लोगों ने आज टेलीविजन में देखा है, कल रात से दिखाया जा रहा है अकबरपुर में, कि एक लड़का बेचारा वो अपने हाथ में गोदी में एक छोटे से बालक को, बच्चे को लिया है और उसको दौड़ा दौड़ा के डंडों से पुलिस वालों से पिटवाया जा रहा है, क्योंकि वहां के नेता जो थे उससे कुछ नाराज हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी। वो चीख रहा, चिल्ला रहा कि बच्चे के ऊपर तो लाठी ना मारो, लेकिन वो बच्चे को भी छीन करके और उस पर लाठी चलाने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह की सरकार है। किस तरीके से गोरखपुर में जाकर के इन्हीं लोगों के आदेशों निर्देशों के तहत में, वो तो मुख्यमंत्री का इलाका है, उनका क्षेत्र है, एक व्यापारी को जो कि अपने होटल में रह रहा था और होटल में कमरे में रात में 12 बजे घुस करके दरवाजा तोड़ करके और उसकी वहां पर हत्या करने का काम किया। किस तरीके से एक व्यक्ति जो नौकरी करता था और अमेज़न कंपनी में नौकरी करता था, उसको उन्होंने रोक करके और गाड़ी के अंदर एक पुलिस वाले ने किसी के निर्देशों पे उठा करके उसके सीने पे गोली मारने का काम किया। आज चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, सब लोग जो हैं इनसे परेशान हैं। बहन मायावती जी की याद कर रहे हैं। उन्होंने अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उन्होंने 7 यूनिवर्सिटियां दी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने चाहे नोएडा की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई हो, उन्होंने लखनऊ में तो एक विकलांग जनों के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है जो पूरे विश्व में नहीं है। सिर्फ जहां विकलांग जन पढ़ते हैं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई है वो खाली विकलांगों के लिए, और वहां पूरे देश ही नहीं विदेश से भी विकलांग जन आकर के पढ़ने का काम कर रहे हैं। और बहन मायावती जी की सोच है, जहां उन्होंने उर्दू फारसी की पहली यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया लखनऊ में, वहां उन्होंने विकलांग जनों के लिए भी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। जहां उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग बनाने का काम किया, अपनी पहली सरकार में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने वहां पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य आयोग भी बनाने का काम किया। और इसके पीछे सोच क्या थी? सोच ये थी कि इन हर वर्ग के लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस तरीके से इन आयोगों को इस्तेमाल करके उनसे उनकी रिपोर्ट लेकर के इनको आगे बढ़ाने का काम करें, और वो उन्होंने करने का काम किया। और इसीलिए आज सब लोग बहन मायावती जी को याद कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथियों ने, हमारे जो यहां पर विधायक, हम इनको आज से ही विधायक मान रहे हैं, यहां पर 27 इस मंडल में, ये मंडली सभा हम लोगों की है, और इस मंडली सभा में हमारे 27 जो हैं सीटें आती हैं, और हम लोगों का कर्तव्य है, आप सबका कर्तव्य है कि हम लोग ये सारी 27 की 27 सीटें बहन मायावती जी की गोदी में डालने का काम करें, उनकी झोली में डालने का काम करके, और उनको यहाँ बिजनौर की तरफ से और इस मंडल की तरफ से, मुरादाबाद मंडल की तरफ से उनको ये तोहफा देने का काम करें। हम आपको बता सकते हैं कि हम लोग हाथरस में गए, हम लोग अलीगढ़ मंडल में गए, हम लोग सहारनपुर मंडल गए, और जिस तरीके से आप लोगों के अंदर उत्साह है, जिस तरह से आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं, वहां पर भी इतना ही उत्साह के साथ में लोग आए थे। और इससे दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है, ये मीडिया को दिखे या ना दिखे, लेकिन लोगों को दिख रहा है। मीडिया में कभी मत जाइएगा, मीडिया वाले लोगों की मजबूरी होती है, उनके जो मीडिया कवर करने वाले होते हैं वो सही चीज देख करके भेज देते हैं ऊपर, लेकिन ऊपर जा करके कटौती हो जाती है। कटौती इसलिए हो जाती है क्योंकि जो मीडिया के मालिक हैं उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर सरकार का दबाव होता है, उनको रोज विज्ञापन भी चाहिए, उनको अपना चैनल भी चलाना है। इसलिए वहां पर जब ये दिखाएं कि बहुजन समाज पार्टी तो अभी बहुत नीचे है, उसमें इतना वोट कम है, इतना परसेंटेज है, इतनी सीटें हैं, तो समझ जाइएगा 2007 की याद कर लीजिएगा, जब 36 सीटें मीडिया वालों ने ज्यादा से ज्यादा 36 सीटें दिखाई थी, और हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके मीडिया वालों के सामने रखने का काम किया था। और तब उन्होंने कहा था कि नहीं, चूक हो गई। अब की फिर कहेंगे चूक हो गई, फिर कहेंगे गलती हो गई, हम लोग सही आंकड़ा नहीं ले पाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज एक जो जिस तरीके से माहौल है, और जिस तरीके से आज लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग दहशत के बाहर निकल आए हैं, लोग जो डरे थे वो बाहर निकल आए हैं,
क्योंकि वो समझ गए डरने का वक्त गया। 20 दिन तो बचे हैं चुनाव के, आज के बाद से 20 दिन बचे हैं। 1 तारीख या 2 तारीख को चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इन 20 दिनों में ही आपको पूरी ताकत लगानी है, आपको इनको सबक सिखाना है। आपको पूरी जितनी भी ताकत आपकी 20 दिनों में आपने इंतजार किया है 5 साल तक, आप लोग हमारे सम्मानित कार्यकर्ता लोग हैं, आपने 5 साल इंतजार किया है, तो इस 5 साल के बाद अब ये मौका आपके हाथ में आ गया है। और ये मौका ऐसा आया है जहां 20 दिन आपको अब देने हैं अपने, और इस 20 दिन के 24 घंटे जो आपके पास है, पूरे के पूरे 24 घंटे निकाल लीजिए और खुद सोचने लगिए कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सीट को जीतना है। ये मत सोचिएगा कि हमारे ये साथी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनको वोट निकालना है। ये लोग, आप ये मान करके चलिए कि आप में से जितने लोग यहाँ आज मौजूद हैं, आप सभी हमारे प्रत्याशी हैं और आप बहुजन समाज के प्रत्याशी हैं। आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनाव के मैदान में हैं। जब आप ये सोच लेंगे कि आप खुद चुनाव के मैदान में हैं, तो हमें और इन लोगों को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपको कैसी तैयारी करनी है। वो तैयारी तो आप लोग स्वयं करने का काम कर लेंगे, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। और इसलिए इन समय को खराब मत करिएगा। ये जो बातें आपके सामने हमारे साथियों ने कही, हमने आपके सामने रखी है, इन बातों को अपने साथ यहीं छोड़ के मत जाइएगा। इन बातों को अपने साथ ले जा करके घर घर में जाइए, अगले 20 दिन का इस्तेमाल करिए, हर घर में जाइए और जा करके वहां पर इन बातों को पहुंचाने का काम करिए। अपने दोस्तों के बीच में जाइए, रिश्तेदारों के बीच में जाइए और उनको और आगे भेजिए और उनसे कहिए कि आप इन बातों को आगे पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक शांत न बैठिए जब तक आपकी बात हर व्यक्ति, हर कोने तक प्रदेश आपके इन सीटों पर न पहुंच जाए, तब तक शांत न बैठिएगा। और अगर ऐसा आपने कर लिया तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि 27 सीटों पर इस मंडल में कोई हम लोगों को रोक नहीं सकता और हम लोग यहाँ पर 27 की 27 सीटें जीतने का काम करेंगे। बहन मायावती जी ने आपके सामने बहुत ही मजबूत उन्होंने प्रत्याशी देने का काम किया है और इनका हौसला बढ़ाने का काम, इनको जिताने का काम आपका। हमने जो बातें आपसे कही हैं, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये बातें मैं अपनी तरफ से कोई नहीं कह रहा हूं। ये बातें मैं आपके सामने अपनी पार्टी की मुखिया, अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी की तरफ से लेकर के आया हूं कहने के लिए। उनके निर्देशों से आया हूं। उन्होंने हमसे कहा कि जाइए 18 मंडलों पर जा करके और हमारा ये संदेशा आप मंडलीय स्तर की बैठक करके, जहां हमारे सभी सम्मानित नेतागण रहेंगे हम लोगों के साथ में, आप लोग मिल करके और ये बातें हमारे कार्यकर्ताओं को पहुंचाने का काम करिए, जिससे कि वो लोग जा करके अपनी इन बातों को, हमारी बातों को आगे बढ़ाने का काम करें। तो इसलिए बहन मायावती जी की इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और आपसे यही कहते हुए और इस उम्मीद के साथ में कि आप लोग अब की बार ये यहाँ से प्रण करके जाइए, ये तय करके जाइएगा, कि ये वादा करके जाइए और ये संकल्प भी लेकर के जाइए कि अब की बार हम लोग उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के प्रदेश में खुशहाली लाने का काम करेंगे, समग्र विकास करने का काम करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनाने का काम करेंगे, इसमें अपना योगदान देने का काम करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं ये जरूर चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद एक बार हमको अगर मिल जाएगा, दिख जाएगा कि आप दे रहे हैं, जिसको कि मैं अपनी नेता को बता सकूं, तो अपने दोनों हाथ उठा करके एक बार हमें बताने का काम करिए कि आप लोग हमारे साथ में हैं और इन बातों में हम लोगों के साथ में हैं। आप लोगों के आशीर्वाद को लेकर के हम यहाँ से जाने का काम करेंगे। आपका ये सूचना अपनी नेता को भी देने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।